Good morning, everyone. Today I am going to start most important chapter, that is the national income, and most important topic जिस पर कि सारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। आपका नेशनल इनकम का सारा सवाल इसी पर बनेगा जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। दैट इज इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें मैं तीन चीज की चर्चा भी करूंगा और उसका न्यूमेरिकल भी बनाएंगे हम लोग। दैट इज पहला जो है वो NFIA, NF या मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं इसका। दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad. In short, it is called NFIA. Net factor income from abroad. Net factor income from abroad. NFIA शॉर्ट नेम है इसका। दूसरा जो मैं चर्चा करूंगा दैट इज नेट इनडायरेक्ट tax. In short, it is called NIT. Most important topic is going on. Please आप अपना कॉपी निकालिए और स्टार्ट राइटिंग। जो बता रहा हूं एक एक चीज को ध्यान से देखिए। आपका न्यूमेरिकल बनेगा, सारा न्यूमेरिकल बनेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहता है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो प्लीज बी कॉन्शियस। तीसरा जो है वो मैं बताऊंगा कंजम्पशन ऑफ fixed capital. Although I have discussed this one in earlier class, फिर भी मैं ये बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में रहे, आप इसको समझ सकें अच्छी तरह। It is also known as depreciation. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम डिप्रिसिएशन भी है, और ज्यादा हम लोग डिप्रिसिएशन ही यूज करेंगे, लेकिन इसको मैंने लिख दिया क्योंकि न्यूमेरिकल्स में वहां पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल देगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होता है कि ये है क्या चीज, इसलिए मैंने दोनों नाम लिखा है। बोथ नेम आई हैव यूज्ड हियर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डिप्रिसिएशन। ये सारा जो नेशनल इनकम का खेल है न्यूमेरिकल्स का, सारे इसी तीनों कंपोनेंट पे बेस्ड है। All the numericals are based on these three terminologies. Net factor income from abroad, that is called NFIA. दूसरा है NIT, Net Indirect Tax, और थर्ड वन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डिप्रिसिएशन। आप अगर इसके कंसेप्ट को समझ लिया तो मैं बता दूं कोई भी सवाल कितना कठिन है आप बना लेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। बहुत लंबे लंबे 18 कंपोनेंट दिया रहता है। आप जब एक्सपेंडिचर मेथड से बनाएंगे, नेशनल मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जब चर्चा करेंगे वहां, अभी तो हम लोग इनिशियली है ये स्टार्ट, फिर आप सारा न्यूमेरिकल बना देंगे। इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज NFIA और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मैं पहले उसकी चर्चा कर रहा हूं। Write down the definition of NFIA. NFIA is the net difference for the factor income, net difference of the, write down here, of the factor income received by the
डोमेस्टिक कंट्री फॉर rendering factor services in abroad and factor payment paid by domestic country to foreign country for factor payment paid by domestic country to foreign country for rendering factor services in the domestic country। आप ध्यान से इसको देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एनएफआईए इज द नेट डिफरेंस ऑफ द फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक कंट्री फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन अब्रॉड एंड फैक्टर पेमेंट पेड बाय डोमेस्टिक कंट्री टू फॉरेन कंट्री फॉर rendering foreign countries, you can write here, or you can write here rest of the word, both are same. Foreign countries for rendering factor services in the domestic country. The difference of this factor payment received, I have written here, the net factor income NFIA is the difference of the factor income received and by the domestic country for rendering factor services in the abroad and factor payment paid by the domestic country to foreign countries for rendering factor services in the domestic country। अभी मैं और अच्छी से क्लियर कर देता हूं इसको। आप पहले आप डिफिनेशन ये आप लोग लिख लो, प्लीज नोट डाउन दिस definition of NFIA। NFIA is the net difference of the factor income received by the domestic country for rendering factor services in abroad and factor payment paid by the domestic country to the foreign countries for rendering factor services in the domestic country। इसको अच्छा से लिख लो आप, मैं क्लियर कर देता हूं व्हाट इज NFIA। ध्यान से सुनिए आप लोग। NFIA क्या होता है जनरली कि हमारे बहुत सारे वर्कर एब्रॉड में काम करते हैं, यूएसए में, गल्फ कंट्रीज में, इराक में, ईरान में, तो दे आर सेंडिंग मनी टू आवर कंट्री। फैक्टर सर्विसेज की बात आती है। मैं कल जब पिछला चैप्टर बता रहा था आप लोगों को, उस चैप्टर में मैंने फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स का डिटेल डिस्कशन किया है। मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। पिछले चैप्टर में मैंने डिटेल डिस्कशन एक एक चीज का डिफिनेशन तक लिखवाया है मैंने। यहां अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द फैक्टर इनकम, व्हाट इज द फैक्टर पेमेंट। रेंडर्ड में सर्विस देना। आप देखो यहां लिखा हुआ है NFIA इज द डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक कंट्री फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ये फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट है क्या, कल मैंने बताया है पिछले क्लास में। आज पिछले क्लास जो बोला था मैं फिर बता रहा हूं। फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं? ये फैक्टर सर्विसेज चार है। फैक्टर जैसे आगे आप समझ लीजिएगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मैंने बताया था
फैक्टर्स सर्विसेज, सॉरी फैक्टर सर्विसेज, या इसको आप फैक्टर्स ऑफ पेमेंट भी लिख सकते हो आप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या चीज आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर सर्विसेज में आता है। और फैक्टर पेमेंट्स मैंने डिटेल में चर्चा की है, फिर मैं बता रहा हूं आपको। इसका डिफिनेशन मैं अभी नहीं लिखाऊंगा, पिछले क्लास में मैंने सारा डिफिनेशन लिखा दिया है, आप वीडियो देखेंगे मिल जाएगा आपको। फैक्टर पेमेंट क्या होता है? ये फैक्टर पेमेंट्स फॉर द लैंड रेंट इज पेड, ध्यान देना। लेबर, इफ सम लेबरर्स आर वर्किंग, मैं बता दूं इंजीनियर भी एक लेबर ही है, बट डिफरेंस इज दैट ही इज डूइंग मेंटल एफर्ट। मैंने डिफरेंशियल लेबर का जब बता रहा था तो उसमें बनाया है कि आइदर लेबर हु इज अर्निंग आइदर यूटिलाइजिंग हिज फिजिकल एफर्ट और मेंटल एफर्ट। तो इंजीनियर, टेक्नीशियन, ये सब मेंटल एफर्ट यूज करते हैं वहां पे। तो दे गेट, लेबरर्स गेट वेज, they are also labor. Capital, if someone has spent huge amount of money in abroad, he is getting something. तो फैक्टर पेमेंट में फैक्टर सर्विसेज कैपिटल के लिए होता है इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर द ओनर ऑफ फर्म, मैंने बार बार बताया है कि एरिया, जैसे रिलायंस कंपनी है, हु इज ओनर? तो उसके जो एंटरप्रेन्योर हैं मुकेश अंबानी है, टाटा के हैं रतन टाटा है। तो दे आर एंटरप्रेन्योर, ओनर ऑफ एनी फर्म इज टर्न्ड एज एंटरप्रेन्योर, प्लीज कीप इन माइंड। तो एंटरप्रेन्योर व्हाट he gets for his services, he look after all the activities which are going in the firms or in industries or in factory, so they get, that is they get profit, their reward is profit, so these are factor services। तो यहां अप्लाई कर लेना फैक्टर सर्विसेज, जैसे ही यहां आवे टर्म समझ लेना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और एंड फैक्टर पेमेंट जहां है वहां समझ लेना रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब क्लियर हो गया? इसका मैंने डिफिनेशन भी लिया है, लिखवाया है पिछले क्लास में, आप लोग देख लेना। लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मैंने सारा डिफिनेशन इसका लिखवाया था पिछले क्लास में। अभी नहीं दिखाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। तो ये एनएफआई है, व्हाट इज एनएफआई? आई एम गोइंग टू क्लियर। मान लो कि हमारे वर्कर्स वहां हैं, हमारे टेक्नीशियंस वहां हैं, बहुत सारे फर्म्स विदेश में काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग, सपोज कि हमारा 150, 1000 या 2500 करोड़ वी अर्न, 2500 करोड़ हमको अर्निंग आई सारे देश में। हमारे वर्कर्स दे आर वर्किंग, दे आर, बहुत सारे फर्म्स हैं, जिंदल है, रिलायंस है, ये दीज फर्म्स आर वर्किंग इन अब्रॉड आल्सो, दे आर गेटिंग प्रॉफिट। सो अगर फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड इन अब्रॉड, जो हमारे फैक्टर सर्विसेज हैं, कैपिटल हमने यहां इन्वेस्ट किया है, हमारे लेबरर्स वहां काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारे लेबर के अंतर्गत आता है, टेक्नीशियंस हैं, दे आर वर्किंग, बहुत सारे लेबरर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स आर आल्सो वर्किंग देयर, दे आर सेंडिंग मनी टू इंडिया। सपोज कि फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी अर्न, इंडिया अर्न ₹205,000 करोड़ रुपी, और in our country many firms are working. I am giving an example here, Coca-Cola, they are working, there are firms, his entrepreneur owner is getting huge amount of money and sending to USA, अमेरिका की कंपनी है कोका-कोला। उसी तरह आप सैमसंग मोबाइल ले लो, आप कोरिया की कंपनी है, ये साउथ कोरिया की कंपनी है, सैमसंग इज ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री। बहुत सारे चाइनीज कंपनी आप देख लो,
जैसे कि रेडमी है मोबाइल्स, दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री, दे आर गेटिंग प्रॉफिट। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेडिसिन कंपनी में अगर आप जाओगे तो ग्लैक्सो है, दे आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग, दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम इंडिया। तो और वर्कर्स भी हैं, नॉट ओनली द फर्म्स बट देयर आर सो मेनी वर्कर्स हु आर वर्किंग इन इंडिया। आप देखोगे कि बहुत सारे वर्कर्स जो है वेटर का काम, वॉचमैन का काम, छोटे छोटे काम जो है, बिकॉज नेपाली आर हाईली बैकवर्ड कंट्री, तो हमारे यहाँ नेपाली रहते हैं, दे आर फार्मर फॉर अस, तो दे आर सेंडिंग मनी टू their own country. Not only that, so many firms are working. तो सपोज कि हमने 1500 करोड़ पेड किया, दिस इज द रिसीव्ड बाय ऑल सोर्सेस, रिसीव्ड बाय ऑल सोर्सेस कितना है 2500 करोड़ हमारे वर्कर ने भेजा, हमारे फर्म्स ने किया, और हमारे यहां से मान लो कि हम लोगों ने पेड किया 1500 करोड़। तो इसका डिफरेंस जो है नेट वैल्यू, नेट क्या होता है, डिफरेंस, नेट की चर्चा डिटेल में अभी करेंगे, नेट कैसे बनता है। तो ये जो मेरा आप अगर करोगे 15, तो ये 10,000 करोड़ जो हमारा बनता है 10,000, सॉरी यहां एक जीरो होगा, हाँ 25,000 करोड़, 15,000 करोड़, ये 10,000 करोड़ इज एनएफआईए। ये अब एक चीज ध्यान देना कि ये एनएफआईए में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आल्सो, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। एक चीज ये पॉजिटिव है 10,000। अब अगर हमने अर्न किया फ्रॉम ऑल फैक्टर सर्विसेज, मेरा अर्निंग है मान लो कि 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ है, और हमने पेमेंट किया बहुत सारे फर्म्स को या बहुत सारे वर्कर्स को, विदेशी लोगों को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड आ जाएगा। तो ये अगर मैंने पे किया मान लो कि 35,000 पेमेंट हुआ पेड, तो इसका डिफरेंस देखो कितना होगा 20 माइनस, क्योंकि हमेशा एनएफआईए जब भी आएगा तो रिसीव्ड में पेड माइनस होगा, फैक्टर सर्विसेज रिसीव्ड माइनस फैक्टर सर्विसेज पेड, तो एनएफआईए का वैल्यू आएगा। तो रिसीव्ड मेरा इतना हुआ है, ये आर है मेरा, ये पेमेंट है मेरा 35, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहां पे मेरा देखो 15,000 ये नेगेटिव है, तो एनएफआईए 15,000 ज्यादा पे किया हम लोगों ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, एनएफआईए में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ। अब मैं थोड़ा सा, अब आप लोग समझ गए होंगे एनएफआईए क्या होता है। अब है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज एनएफआईए। तो आप लोग लिखो यहां पे कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए, ये इसके कंपोनेंट्स कौन कौन हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द थिंग्स एनएफआईए कंटेंट्स। पहला है इसका, पहला लिखो आप लोग नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट compensation of employees, पहला इसका है नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये क्या है कि जो दोज वर्कर्स हु आर वर्किंग इन अब्रॉड दे आर सेंडिंग मनी, सो इट इंक्लूड्स ओनली workers both, whenever I am talking about workers na, it includes engineer, doctor, apart from laborers who are working as a driver, skilled and unskilled, both type of workers. So what they get, what is the reward of the workers, they get wages and salary. So net compensation of employees का जो reward है, तो यहां लिखेंगे आप लोग, it includes wages एंड सैलरी, हमारे एम्प्लॉइज को जो मिलता है,
दूसरा कंपोनेंट है इसका, वो है नेट प्रॉपर्टी एंड नेट इनकम फ्रॉम, जस्ट a minute, net income from property and entrepreneurship. Net property and entrepreneurship. PRENEURSHIP. थर्ड कंपोनेंट जो है, आप इसको लिख लो नेट रिटेन्ड अर्निंग. नेट रिटेन्ड अर्निंग. नेट रिटेन्ड अर्निंग, ध्यान देना, मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बता रहा हूं. नेट रिटेन्ड अर्निंग के 4 नाम हैं. ये पता नहीं कि आपको एग्जामिनेशन में क्या लिख देंगे, वहां पर दे देंगे. सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो नो वन नोज व्हिच नेम विल बी गिवन देयर, कौन सा नाम रहेगा. इसलिए मैं यहां चारों नाम को लिख रहा हूं. जल्दी आपको कोई टीचर नहीं बताएंगे, चारों नाम को बता देंगे, 2 का नाम बता देंगे, लेकिन मैं आपके लिए, आपका न्यूमेरिकल गलत ना हो, आप समझे उसको कि विच कंपोनेंट इज दिस, इसीलिए मैं यहां पर चारों कंपोनेंट का नाम लिख रहा हूं, स्लैश करके लिख रहा हूं. आप समझ जाना कि इसका दूसरा नाम ये है, दूसरा नाम ये है. आई एम राइटिंग हियर नेट रिटेन्ड अर्निंग इज आल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ज्यादातर यही दिया जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. सो नेट रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. फिर इसका तीसरा नाम है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर. ध्यान से देखना, लिखो भाई, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट. मैं इधर लिख देता हूं, पता नहीं वहां देख रहा है कि नहीं, वो कभी कभी गायब यहां से, ये पता नहीं कैमरा में नहीं आता है. सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर. सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ये तीसरा नाम है. और चौथा नाम जो है इसका प्रॉफिट सरप्लस. प्रॉफिट सरप्लस, ये 4 नाम है. प्रॉफिट सरप्लस कम दिया जाता है, लेकिन यू विल गेट फ्रीक्वेंटली दीज 3 टर्म्स, आइदर नेट रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर. ये 3 एटलीस्ट याद रखो. ये वाला कम दिया जाता है प्रॉफिट सरप्लस, लेकिन आप दिमाग में इसको भी रखो कि दिस इज आल्सो द नेम ऑफ नेट रिटेन्ड अर्निंग. सो 3 कंपोनेंट हो गए एनएफआईए के. पहला क्या है, नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इट इंक्लूड्स वेजेज एंड सैलरी. नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अब व्हाट इज इट इंक्लूड्स, इसका भी थोड़ा लिख लो, इसमें क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं. इसमें प्रॉपर्टी, नेट एंटरप्रेन्योरशिप, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी में क्या है, आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हो, तो अगर आप वो, दैट इज योर कैपिटल. कैपिटल का रिवार्ड मैं बता चुका हूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब बता रहे थे, कैपिटल का रिवार्ड जो होता है वो इंटरेस्ट होता है. तो इसमें इट इंक्लूड्स रेंट, रेंट भी है, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा. आप लिख लो इसको, इट इंक्लूड्स, मैं लिख देता हूं, इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट.
थोड़ा मैं नीचे वाले मिटा करके अच्छा से लिख देता हूं, थोड़ा यहाँ दिक्कत आ रही है। आई एम राइटिंग हियर। तो मैं इसका नाम तो बता ही चुका हूं, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं। थोड़ा सा मैंने गलती किया, इसको बताना से इसका कंपोनेंट बताना भूल गया था। हाँ देखना कि नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में व्हाट आर द थिंग्स कम्स, क्या क्या इसके अवार्ड हैं। इसके जो अवार्ड हैं वो आता है, इट इंक्लूड्स, आप लिखो, इट इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। इट इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट, और एक चीज और ध्यान देना, रेंट एंड रॉयल्टी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप यहां लिख लो, इसके तहत ये भी आता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में रेंट एंड रॉयल्टी लिख लो आप, ROYALTY, रेंट एंड रॉयल्टी। दूसरा लिखो आप इंटरेस्ट, कैपिटल के लिए। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम, ये नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, तो प्रॉपर्टी में आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी आ जाएगा। और अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, कोई फर्म्स आर ऑपरेटिंग देयर, तो दे गेट प्रॉफिट, तो यहां पर एंड प्रॉफिट डाल दो आप, एंड प्रॉफिट। तो इसके कंपोनेंट हो गए, नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का हुआ, वेजेज एंड सैलरी। इसका जो कंपोनेंट है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो रिवार्ड है, इट इंक्लूड्स रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब जो है नेट रिटेन्ड अर्निंग में उसकी बात बता रहा हूं। तीसरा कंपोनेंट अभी मैंने बोला था नेट रिटेन्ड अर्निंग, नेट रिटेन्ड नेट रिटेन्ड अर्निंग जो है, इसका मैंने बोला अभी आपको, इसका 4 नाम है, आप लिख लो। एक तो नेट रिटेन्ड अर्निंग हो गया, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मैं अभी डिटेल चर्चा करता हूं व्हाट इज दिस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। 3 ही रखो, वो प्रॉफिट सरप्लस कहीं के लिए आता है। नेट रिटर्न अर्निंग मैं देख लेता हूं, ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा मैं इसको, नेट रिटर्न अर्निंग, और ये दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर मिटा रहा हूं थोड़ा सा तीसरा कंपोनेंट लिखने के लिए, फिर वो आएगा नहीं, दिखेगा नहीं आपको। मैंने बोल दिया है वैसे, आपने लिख लिया होगा। अब मैं थोड़ा इसको लिख देता हूं, तीसरा कंपोनेंट, सॉरी, थर्ड कंपोनेंट इज नेट रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एक और नाम है इसका, वो है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ये और लास्ट नाम भी लिख लो आप, प्रॉफिट सरप्लस। ये क्या है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। फर्म्स आर ऑपरेटिंग हियर, ही रिटेन्ड सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट वो नहीं भेज देता है दूसरे देश में, या हमारी फर्म्स, हमारी कंपनी वहां काम कर रही है, मान लो जिंदल काम कर रही है, बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं विदेश में, यहां कोका कोला काम करती है, मान लो रेडमी काम कर रही है, बहुत सारी कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। दे आर व्हाटएवर प्रॉफिट इज जनरेटेड बाय हिम, दैट कंपनी, ही इज कीपिंग सम पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट, रिटेन्ड, रख लेना,
some part of the profit is retained, रख लेता है. All the profit they are not sending to their country. Some part of the profit is retained, that is called retained earning. तो that is retained earning और undistributed profit, या जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जिसको कि बांटा नहीं उसने, भेजा नहीं उसने, रिटेंड अर्निंग समझ गए होंगे. तो तीनों कंपोनेंट समझ क्या होगा आपने. एनएफआईए इंक्लूड्स पहला नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा कंपोनेंट मैंने बताया था आपको नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल इनकम, तीसरा मैंने बताया नेट रिटेंड अर्निंग. आप समझ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे. इसका एप्लीकेशन में अभी तुरंत बताऊंगा कि यूज कहां होता है नेशनल इनकम बनाने में. जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ एनआईटी. लिखो आप लोग सभी. एनआईटी इज द क्विक राइट डाउन. मैं थोड़ा यहां पर पे ही लिख देता हूं मिटा करके, थोड़ा समय लगेगा, मैं मिटा देता हूं इसको 1 मिनट के लिए. हाँ, नाउ राइट डाउन. दूसरा कंपोनेंट, तीन मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बोला था एनएफआईए जिसकी चर्चा हमने डिटेल में की. दूसरा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स, इसको आप लोग शॉर्ट में लिख लो एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. लिखो इसको. एनआईटी इज द difference between indirect tax, tax and it is the NIT is the difference between indirect tax and subsidy. Thus NIT equal to IT minus सब्सिडीज. अब इसको डिटेल में आप लोग लिखो. एनआईटी समझ में आ गया. एनआईटी इज द डिफरेंस बिटवीन आईटी इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज. दस एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज. ये आईटी क्या है इसको समझो पहले आप. आईटी तब एनआईटी क्लियर हो जाएगा. आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने पिछले क्लास में बताया है, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने पूरा डिटेल में बताया है. या लिखना चाहते हो लिख लो आप. इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं लिख देता हूं यहां पे. इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस in which the burden of tax taxes do not fall on the person or institution, fall on the person or institution. Write on person here, I shall clear. Do not fall on the person to whom it is imposed, but
द बर्डन ऑफ टैक्स falls on the other person. IT is indirect tax. Tax is easily shifted to the other soldiers. देखो, indirect taxes are those taxes in which the burden of tax do not fall on the person to whom it is imposed, but the burden of tax falls on the other person. Full stop. Indirect tax is easily shifted to the other soldier. अब इसको ध्यान से समझो और सब्सिडीज भी लिख लो। डिफिनेशन मैं तब बाद में क्लियर कर देता हूं। इसके एग्जांपल्स लिख लो। इसके इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स आर एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एटसेट्रा। ये एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, ध्यान दो। इसके एग्जांपल है, मैं क्लियर कर देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जब किसी के ऊपर लगता है तो बर्डन उस पर नहीं पड़ता है, वो क्या करता है, शिफ्ट कर देता है दूसरे के कंधे पे। मैं भी क्लियर कर रहा हूं कैसे होता है ये। और इसके तहत क्या क्या होता है, जो बर्डन होता है बियर कोई दूसरा करता है, ही डजंट बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स टू whom it is imposed। जिसके ऊपर लगाया जाता है वो उसको इंपोज नहीं होता है उसके ऊपर भार। बर्डन ऑफ टैक्स falls on the other person। indirect tax easily shifted to the soldier, other soldier, दूसरे के कंधों पर आसानी से इसको शिफ्ट किया जाता है। मैं और कौन-कौन एग्जांपल्स हैं इसके एक्साइज ड्यूटी के, एग्जांपल्स जो हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी। मैं यहां बता देता हूं एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। एक्साइज ड्यूटी मींस मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूटी मीन टैक्स, एक्साइज मीन मैन्युफैक्चरिंग, एक्साइज ड्यूटी। सेकेंड इज सेल्स टैक्स। मैं एग्जांपल द्वारा बता देता हूं अच्छी तरह से। आप मान लो कि समवन प्रोड्यूसेस, ये थोड़ा एग्जांपल ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाइन का बोतल तैयार करता है, मान लो कोई वाइन। आप लोगों ने देखा होगा विस्की आती है, 3x रम आता है, बहुत सारा। मैं एग्जांपल एक लेता हूं 3x रम का। ये ब्रांड है 3x रम, एक ब्रांड है ये रम। ये ठंडे के दिनों में लोग पीते हैं, आर्मी वाले को सप्लाई होता है ये मान लो एक ब्रांड है ये 3x। ये प्रोड्यूस किया जा रहा है मैन्युफैक्चरर द्वारा। अब द मोमेंट ही मैन्युफैक्चर्स वन बोतल, तो सपोज ये एक्साइज ड्यूटी जो है ₹50 है। ध्यान देना, ₹50 भाई। एक बोतल तैयार करोगे ₹50 आपको देना होगा सरकार के यहाँ। तो एक बोतल इसमें 3x रम तैयार किया, तो ये वाइन है ये, जो कि आर्मी में सप्लाई होती है। एग्जांपल में दे रहा हूं आपको ताकि इजीली समझ लेना। किसी ने एक बोतल ही मैन्युफैक्चर्स वन बोतल ऑफ 3x रम, तो ₹50 उसको एक्साइज ड्यूटी पे करना है। अब व्हेन ही सेल्स इन द मार्केट, तो सेल्स टैक्स कहता है अब तो एक्साइज ड्यूटी तो बनाने का लगा, अब बेचोगे इसके लिए मैं तुम्हें ₹25 देना होगा। गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स देती है। फिर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा होगा, मान लिया ₹100 इसका पड़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और कुछ अलग से जो उसके प्रॉफिट हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, तो उसके मान लो इसमें और ₹100 ऐड कर लो, तो ये प्राइस कितना हो जाता है ₹5
7 रुपीज और ये 200, ये 275 का बोतल हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्साइज ड्यूटी क्या है और ये सेल्स टैक्स क्या है, समझ में आ गया होगा। अब कस्टम ड्यूटी है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स के तहत आता है। अब देखो ये, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है कि वो ये 50 जो भी इसके अंदर इंक्लूड हुआ, क्या ये मैन्युफैक्चरर बियर करता है क्या? वो अपने घर से देगा क्या? वो 50 से 25 वो नहीं देता है, he doesn't pay, he includes these taxes in MRP। आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो यहाँ पर 275 है, जिसमें कि उसका प्रॉफिट, रिटेलर्स का प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट यहाँ इंक्लूड है, मैन्युफैक्चरर का सारा चीज लोगों का, चाहे 25 रुपया वो ले, 25 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर लेगा या 50 रुपया रिटेलर लेगा, सबसे अधिक मार्जिन रिटेलर की होती है, तो 100 रुपया इंक्लूड कर लिया, 100 रुपया यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और ये 50 रुपया गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी दिया, और यहाँ पर ये बर्डन कहाँ गया आखिर? ये 275 कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर, हम आप, वी आर पेइंग। सो बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द अदर पर्सन, ये दूसरे के ऊपर। तो ये जो दिस टाइप ऑफ टैक्सेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे व्हाट इज दिस। अब आप एक चीज लिख लो कि आईटी क्या होता है। आईटी, आईटी लिख लीजिए आप लोग, मैं यहां इसको मिटा रहा हूं थोड़ा। आईटी नहीं, सब्सिडीज क्या होता है? आईटी तो मैंने लिख दिया आगे और बता भी दिया व्हाट आर द आईटी। अब सब्सिडीज, नाउ यू राइट डाउन। Subsidies are the relaxation write down subsidy. Subsidies are the amount of money paid to the firms as relaxation के लिए उसको छूट दिया गया, रिलैक्सेशन के लिए। सब्सिडीज आर द अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द फर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज रिलैक्सेशन। एक कभी कभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है, तो मैंने फर्म्स लिया है, आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। अब देखो बहुत सारे मेडिसिन एग्जांपल में दे रहा हूं। सब्सिडी क्या होता है? ये मनी पे किया जाता है फर्म्स को। मान लो कोई कंपनी है, सपोज मैं एक कंपनी ले लेता हूं यहां पे जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मेडिसिन जब मैन्युफैक्चरिंग करती है, देयर आर मेनी मेडिसिन विच आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली होता है वो। जैसे कि मेडिसिन फॉर द कैंसर, कैंसर के लिए मान लो तैयार किया जाता है, या ट्यूबरक्लोसिस के लिए जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, इसका मेडिसिन तैयार किया जा रहा है। तो व्हाट गवर्नमेंट डज, इसके जो प्राइसेस होते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो मतलब 700-800 रुपया पर टेबलेट हो सकता है, कभी कभी तो 10-10 हजार रुपए का एक इंजेक्शन आता है, 50-50 हजार रुपए कैंसर की इंजेक्शन की, एक इंजेक्शन की प्राइस होती है। तो इन दैट केसेस व्हाट गवर्नमेंट डज, कि ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग द एंटी कैंसर ड्रग्स, कैंसर को समाप्त करने के लिए या ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने के लिए जो ड्रग मेडिसिन तैयार कर रहा है, उस कंपनी को कहती है भाई ठीक है, आप इसका दाम मान लो कि 1000 रुपया आता है पर टेबलेट, सपोज एग्जांपल कि हम ले रहे हैं 1000 रुपया एक टेबलेट का, तो आप इसको ₹500 में बेचो। ये लोगों का जान बचाता है, एसेंशियल आइटम्स है, तो 500 में ही बेचो आप। अब जितना मैन्युफैक्चरिंग करती है वो 500 रुपया, जितना मान लो जितना टेबलेट तैयार किया उसने, तो उस हिसाब से वो उसको गवर्नमेंट उसको मनी पे करती है, दैट इज सब्सिडीज, सो दैट पीपल कैन गेट मेडिसिन और एसेंशियल आइटम्स एट चीपर रेट। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये
आप एलपीजी यूज करते हो, गरीब भी करता है, मीडियम क्लास के लोग भी करते हैं, हायर क्लासेस के लोग भी करते हैं। तो एक्चुअली जो पहले का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तो थोड़ा सब्सिडीज कम हो गया, इसलिए ऑलमोस्ट अब वो उतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अर्लियर द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ पर सिलेंडर वाज 1400, 1400 प्राइस थे एक सिलेंडर एलपीजी का, और गवर्नमेंट वाज सेलिंग इट जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 600। तो ये जो 800 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, जो 1400 1400 इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, और गवर्नमेंट वाज सेइंग टू द सेलर कि आप आईओसी को बोला, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, कि आप 600 में बेचो। तो ये 800 पर सिलेंडर लॉस हो रहा था ना कंपनी का, तो कंपनी को गवर्नमेंट पे करती थी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। यही सब्सिडीज है, सब्सिडीज आर द अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द फर्म्स एज रिलैक्सेशन, उसको सुविधा हो, उसको कंपनी सरवाइव कर सके, इसीलिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो आप हम समझते हैं, सब्सिडी समझ गए होंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स, अब थोड़ा सा मैं आ रहा हूं आगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एनआईटी। क्लियर हो गया? एनआईटी क्लियर हो गया? मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, इसका यूज है अभी मैं तुरंत क्लियर करूंगा, इसलिए ध्यान से आप देख इसको समझने का प्रयास करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी कॉशियसली एंड ट्राई टू इनकलकेट दीज थिंग्स। अब मैं आ रहा हूं, जो तीसरा कंपोनेंट है, वो तीनों का यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। आप नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, अभी मैं बनाऊंगा तुरंत, वो तीसरा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसको लिखो आप मैंने वैसे पिछले क्लास में बताया है, फिर भी आप यहां उसको लिख लो। राइट डाउन डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, और इसका नाम बोला है मैंने कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। राइट डाउन डिप्रिसिएशन means reduction in the value of, depreciation means reduction in the value of fixed capital due to wear and tear and obsolescence, obsolescence, obsolescence। डिप्रिसिएशन की चर्चा मैंने पिछले क्लास में भी बहुत अधिक किया है, वैसे जरूरत नहीं था, लेकिन अभी न्यूमेरिकल बनाना है, दैट इज व्हाई आई थॉट टू एक्सप्लेन अगेन, ताकि आप लोगों को ये ताजा हो जाए, रिकॉल हो जाए इमीडिएटली। डिप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू वियर एंड टियर एंड ऑब्सोलेसेंस। मैंने पहले, अब देखो ये वियर एंड टियर क्या होता है, आपने कोई मशीन खरीदा, एक साल के बाद उसको यूज करो, एक साल तक बेचो, तो होता क्या है कि वैल्यू रिड्यूस। अगर आपने 50,000 में खरीदा है बाइक, आप एक साल चला लो, जब बेचोगे 50,000 नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट गेट ₹50,000 ऑफ दैट बाइक, यू हैव टू रिड्यूस प्राइस। मानो कि आपने 50,000 में खरीदा, इसका 50,000 में कोई बाइक लिया, तो नेक्स्ट ईयर व्हेन यू आर यूजिंग 1 ईयर कंटिन्यूअसली एंड अगेन यू आर गोइंग टू सेल इट, ये तो मशीन है ना, एक प्रकार का मशीनरी आइटम्स हैं ये, तो आपको इतना नहीं मिलेगा, यू कैन गेट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन क्या है आपके बाइक का, 20,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, 30,000, वो डिपेंड करता है आपके कंडीशन कैसे हैं। तो मान लो आपको 30,000 मिला, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल 30,000, ये जो डिफरेंस आ रहा है 20,000 का, आपको 20,000 का घटा है, ये दिस 20,000 इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और व्हाई इट हैपेंस सो, ये ऐसा क्यों हुआ, ये रीजन होता है इसमें वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मींस कि डिप्रिसिएशन होता है उसमें। दूसरा चीज जो है ऑब्सोलेंस, मैंने ऑब्सोलेसेंस के बारे में बताया था आपको, ऑब्सोलेसेंसेस आर द
items which are not in vogue, not in present time, they are in use. So that is obsolescence. पहले मैंने बताया था मोटरसाइकिल का कि एसडी है, राजदूत है. There are so many items, there are so many computers not functioning now because softwares are changing. So that components are outdated, out of use. So that is called obsolescence. और उसके चलते जो लॉस होता है, that loss is called depreciation or reduction in value or consumption of fixed capital. So I think you have understood very well what is the depreciation or depreciation or consumption of fixed capital. ये क्लियर हो गया होगा. अब मैं बता दूं आपको, ये तीनों क्लियर हो गया आसानी से. ध्यान देना इसको. डिप्रिसिएशन हो गया, एनएफआईए हो गया और ये एनआईटी हो गया. अब मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है. अगर आप ये तीनों कंसेप्ट आ गया तो सारा न्यूमेरिकल्स आपका नेशनल इनकम का बन जाएगा. मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं न्यूमेरिकल्स का. सबसे पहले तो ये तीनों कंपोनेंट का आपको कंसेप्ट आ गया होगा कि व्हाट इज एनएफआईए, व्हाट इज एनआईटी एंड व्हाट इज डिप्रिसिएशन. ये तीनों कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा आसानी से. नाउ आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू clear about the concept of these three terms. What are these three terms? These three terms are NFIA. First is what? This is NFIA, net factor income from abroad. Earlier I have already discussed. दूसरा मैंने डिस्कस किया था NIT, दूसरा मैंने NIT डिस्कस किया था, और थर्ड जो था वो एंड depreciation, that is called consumption of fixed capital. ये तीनों मैंने अभी एक एक करके चर्चा किया. राइट नाउ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. आप देखेंगे कि कैसे जीएनपी जीडीपी में कन्वर्ट होता है. एनडीपी आपकी किताब में देखा होगा आपने, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये कैसे चेंज हो जाता है. हाउ जीएनपी बिकम्स जीडीपी, हाउ जीडीपी बिकम्स एनडीपी. ये होता कैसे है? जीडीपी एनपी है, जीडीपी एफसी है. ये सारा चीज अभी मैं क्लियर करने जा रहा हूं. एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक न्यूमेरिकल मैं यहां ले लेता हूं. सबसे पहले एक न्यूमेरिकल में थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा स्पेस लेना पड़ा आप लोग, और मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग ऑन. बी अटेंटिव, यू विल नॉट एस्केप एनीवेयर. पूरा वीडियो देखना आप लोग. यहां पे आप लोग इसको लार्ज साइज में दो पार्ट में बांटना हमेशा. इस तरह ये वाला एरिया लार्ज बनाने का मैं बता रहा हूं. टेबल, हाउ यू विल फॉर्म ए टेबल, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे. ये पार्ट छोटा रखना, ये पार्ट बड़ा रखना, और इस तरह से हियर यू विल राइट पार्टिकुलर्स. व्हाट यू विल राइट हियर? पार्टिकुलर्स. और हियर यू विल राइट rupees, in bracket write down crores. In bracket you will write here crores. अब particulars में items will be given. मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं. एनडीपी, मान लो कि हमें दिया गया पहला एनडीपी एफसी. वो अमाउंट मेरा जो है that is 10,000 crore. How much it is? NDPFC 10,000 crore. NFIA, suppose कि NFIA is given. NFIA हमें दिया हुआ है 200 crore. और तीसरा जो कंपोनेंट है वो मेरा है डिप्रिसिएशन. थर्ड कंपोनेंट इज डिप्रिसिएशन, एंड डिप्रिसिएशन हम मान लो कि हमें दिया हुआ है 300 crores. और एनआईटी इज आल्सो गिवन. थर्ड कंपोनेंट एनआईटी, इट इज गिवन 250 crores. ये न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है हमें. अब आपको इतना टेबल की जरूरत नहीं है. हियर जस्ट ए मिनट, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. हियर you are asked
with the following information calculate NNPFC A। इसमें बहुत सारे आएंगे। पहले NNPFC, एक चीज NNPFC आ गया है, वैसे मैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में बताता, लेकिन मैं यही बता देता हूं आपको फिर। NNPFC को ही कहा जाता है नेशनल इनकम। NNPFC का अलजेब्रिक नाम कहो या इकोनॉमिक्स की भाषा में उसका नाम NNPFC को, नेशनल इनकम को ही NNPFC कहा जाता है। फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आपको दिस डाटा इज गिवन, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, NNPFC इज गिवन। मैं अभी आ रहा हूं और मैं बताऊंगा इस सवाल बनाने के पहले ये NNPFC क्या है मैं अभी बता देता हूं थोड़ा सा पहले। लेट मी राइट दिस वन। NNPFC निकालना है, बी में आपको GNPFC निकालना है, GNPFC। ये FC क्या होता है, NP क्या होता है, मैं अभी क्लियर करूंगा, आप हड़बड़ाइए नहीं। तीसरा C है, C में आपको निकालना है GNPMP और D में NNPMP, D में NNPMP। फिर E है, E में NDPMP निकालना है आपको, NDPMP। फिर आपको F है GDPMP, F में GDPMP और GDPFC लास्ट G में GDPFC। ये सवाल है आपके सामने में, दिस इज द न्यूमेरिकल। इसको जानने के पहले एक चीज आप जान लो, राइट डाउन कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी जब समझ लेंगे तो सारा चीज, नेशनल इनकम क्या है, जीएनपी क्या है, सारा चीज समझ लेंगे आप। सबसे पहले लिखिए जीडीपी, इसको लिख लो डिफिनेशन जीडीपी, या मैं लिख देता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, in bracket, in short it is called GDP. Write down GDP is the sum total value of final goods and services produced in a country and in a year, in a country in a year। लिख लो आप इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज द सम टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर। इसको समझो अच्छा से। ये जीडीपी जो भी देश में सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, सर्विसेज से क्या, मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जीडीपी समझ लेंगे आराम से आप अच्छी तरह से, कि सपोज ए फार्मर इज प्रोड्यूसिंग 10 क्विंटल्स व्हीट। तो सपोज मान लो कि किसी कंट्री में 2 ही आदमी है, ध्यान देना कि हम करोड़ों आदमी लेंगे तो फिर एग्जांपल दिक्कत हो जाएगा समझाने में। जीडीपी आप लोग समझ लेंगे कि मान लो किसी कंट्री में 2 ही आदमी है, तो एक फार्मर है, दूसरा बैंक एम्प्लॉई है, यानी बैंक जो है वो सर्विसेज के तहत आता है, या एक फार्मर है एक टीचर है, बस 2 ही आदमी है मान लो। सपोज एग्जांपल के लिए, समझने के लिए, जीडीपी को समझने के लिए आप इसको समझो कि इन ए कंट्री ओनली 2 पर्सन्स आर देयर, वन इज फार्मर अनदर इज टीचर। तो फार्मर ने प्रोड्यूस किया 10 क्विंटल व्हीट्स सपोज। तो हमने बताया था कि इसको, ये जो जीडीपी
डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये 10 क्विंटल को तुम अगर मल्टीप्लाई कर दो, आप मान लो 2000 का पर क्विंटल है, ₹2000, ये कितना हो जाएगा? 10 क्विंटल का 20,000 हो जाएगा। दिस इज 20,000, सॉरी हाँ 20,000, 20,000। और एक टीचर सर्विसेज करता है, मान लो कहीं या अपने देश के बाहर, कहीं भी बाहर तो नहीं लेना है, देश के अंदर ही, तो आदमी और है लेकिन यहां पर 2 पर्सन ले रहे हैं, उसके परिवार तो है, मान लो फैमिली 2 ही परिवार है, मान लो अगर ऐसे, जिसमें एक परिवार का ऑनर फार्मर है, एक परिवार का ऑनर टीचर है, तो यह टीचर अर्न करता है साल भर में, ये साल भर का है, एक साल का उसका आउटपुट का है, दूसरा मान लो कि 10,000 अर्न करता है, तो ये जो दोनों का सम है ये 30,000, यही नेशनल वो जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू 30,000। तो ये जितने प्रोडक्ट, मान लो अपने देश की बात आ रही है, तो सपोज इन आवर कंट्री टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स, जितने सारे हैं इसके वैल्यू को ले लो आप, और साल फाइनल गुड्स का लेकिन लेना हमेशा, यहां लिखा हुआ है जीडीपी इज द सम टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर, तो ये वैल्यू कहलाता है जीडीपी। अब जीडीपी आपने समझा, अब एनडीपी-एफसी ये कैसे होता है, जीडीपी से एनडीपी-एफसी कैसे आया मैं बता दूं। यहां पे जीडीपी थोड़ा सा मैं इसको बनाने के पहले मैं एक चीज बता दूं, वही अभी आ जाएगा कि यूजेज ऑफ, इसको बाद में बनाएंगे, पहले आप लोग समझो कि एनएफआईए का यूज कहां है, जीडीपी आपने समझ लिया, और एनआईटी का यूज क्या है, और तीसरा जो डिप्रिसिएशन का यूज क्या है वो मैं बता रहा हूं। कि मान लो ये जीडीपी है एमपी में, अभी मैंने निकाला था 2000, जीडीपी मेरा एमपी है। अगर अपने देश का जीडीपी एमपी मान लो 1000 करोड़ है, ये 500 करोड़, ये जीडीपी एमपी है। एमपी में होता है मार्केट प्राइस, एमपी मींस जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और एक होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी। आपने देखा होगा यहां एफसी भी है, एमपी में निकालने कह रहा है, देखो एमपी और एफसी। ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले कि फैक्टर पेमेंट को ही फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। व्हेन यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, आप लैंड यूज कर रहे हो, लेबर यू आर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 4 चीज की जरूरत है। लैंड यूज करते हो, उसके लिए जो फैक्टर पेमेंट होता है फैक्टर कॉस्ट, एफसी जो है फैक्टर कॉस्ट, उसको कहते हैं लैंड के लिए रेंट हो जाएगा। अगर आप वर्कर्स यूज करते हो, लेबरर्स यू आर यूजिंग, तो आप उसको पेमेंट दोगे इन टर्म्स ऑफ वेज, तो वो फैक्टर कॉस्ट हो गया। कैपिटल बोरोड किया है मनी किसी बिजनेस हेतु, तो यू आर पेइंग इंटरेस्ट, वो फैक्टर कॉस्ट हो गया। और अगर आपने ये फिर जो एंटरप्रेन्योर है, ही इज गेटिंग प्रॉफिट, तो फैक्टर कॉस्ट आप समझ गए होंगे। फैक्टर जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, जो पेमेंट उसके लिए हम लोग करते हैं, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। आई थिंक आप फैक्टर कॉस्ट भी समझ गए होंगे नाउ। और एनपी, व्हेन दिस प्रोडक्ट 10 क्विंटल किसी ने प्रोडक्ट किया, उसको मार्केट प्राइस पे बेच दिया, तो वो एनपी हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये जीडीपी से हमारा ये एनडीपी कैसे बन गया? मान लो जीडीपी एफसी है मेरा, एनपी नहीं लेकर के मैं जीडीपी एफसी ले रहा हूं, और यहां दे दिया आपको एनडीपी एफसी। व्हाट आर द यूजेज, मैं अभी क्लियर कर देता हूं तीनों का कहां-कहां यूज है। एफसी से एनपी पहले मैं बता दूं, बाद में इसको मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले एनएफआईए हम लोगों ने सीखा था, एनएफआईए। एनएफआईए का यूज यहां है, एमपी से एफसी और एफसी से एमपी बनाने में। कुछ भी हो, जीडीपी एमपी हो, एनडीपी एमपी हो, एनडीपी एफसी हो, जीडीपी एफसी हो, एनएनपी एफसी हो, बाद में सब चीज सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे। ये एमपी जो
अभी आपने देखा एफसी है, यहां मांग रहा है हमको एमपी। एमपी आप देखिए यहां एनडीपी एमपी मांग रहा है। तो मार्केट प्राइस, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं थोड़ा सा, ये जीडीपी से जीएनपी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा बोलने में। एनएफआई आप लिख लो इसको अच्छा से, तब मैं बताऊंगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। एनएफआई इज यूज्ड, लिखो इसको, एनएफआई का कहां यूज होता है? यूजेज ऑफ दीज थ्री मेन कंपोनेंट्स। एनएफआई का पहले लिखो, एनएफआई इज यूज्ड टू कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम। या आप सीधे ऐसे लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डोमेस्टिक टू नेशनल। आप इनकम अभी छोड़ दो, इनकम बाद में आएगा, बता दूंगा मैं। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डोमेस्टिक टू नेशनल। ये डोमेस्टिक टू नेशनल है क्या? मान लो कि जीडीपी है, ध्यान देना, यहां समझ जाएंगे आप तुरंत। जीडीपी मेरा है, अब हमको चाहिए जीएनपी। फिर भाई ये जीएनपी कैसे बन गया? जीडीपी तो अभी आपने सीखा, जीडीपी इज द सम टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, नहीं है? अब ये जीडीपी को जीएनपी बनाना है। देखो, जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का इनकम होता है। आप देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, सर्विसेज का भी पैसा और जो प्रोडक्शन हुआ उसका भी पैसा, ये दोनों मिलकर के जीडीपी बनती है। अगर आपका कंट्री का आदमी बाहर काम कर रहा है, मान लो मेनी इंडियंस आर वर्किंग इन यूएसए, रसिया, जापान, अरब, इराक, ईरान, और उसका इनकम वो दे आर सेंडिंग, तो जीडीपी में द मोमेंट आप इसके साथ ऐड करते हो, द मोमेंट यू आर एडिंग आउटसाइड इनकम, नेट फेडरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने बताया था ना कि फेडरल नेट इनकम जो है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जीएनपी में, डोमेस्टिक कन्वर्ट, ये डी कन्वर्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक कन्वर्ट्स इनटू नेशनल। तो लिखो आप कि एनएफआई इज यूज्ड टू कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम, इनकम दे दो आप, अच्छा रहेगा, टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, एनएफआई का काम। या अगर हमें जीएनपी है, नेशनल इनकम है, उसमें से अगर आउटसाइड का इनकम घटा देते हैं तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। अगर मान लो हमारे पास जीएनपी है, इसमें तो एनएफआई इंक्लूड है क्योंकि नेशनल इनकम है ये मेरा, तो ये अगर हम इसमें माइनस कर दें एनएफआई, मान लो एनएफआई माइनस करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी में, दिस कन्वर्ट्स इनटू जीडीपी। तो एनएफआई का काम है डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक कन्वर्ट करना। ठीक है, समझ गया होगा आप लोगों ने। अब मैं बता दूं एनआईटी का कहां काम है। एनआईटी लिखो आप लोग, एनआईटी इज यूज्ड, एनआईटी इज यूज्ड टू कन्वर्ट एमपी टू एफसी एंड एफसी टू एमपी। ये अगर जीडीपी एमपी है, अगर एनआईटी हम घटा देंगे तो वो जीडीपी एफसी बन जाएगा। मान लो देखो यहां पे जीडीपी एमपी है हमारे पास और इसमें हम एनआईटी माइनस कर देते हैं, ध्यान देना। तो जैसे ही जीडीपी एमपी में, तो ये एज इट इज रहता है, एमपी यहां बन जाएगा जीडीपी एफसी मेरा, जीडीपी एफसी। एमपी में जैसे एनआईटी घटाए जीडीपी इस वैल्यू में,
जीडीपी तो रहेगा ही, लेकिन ये वैल्यू एनआईटी जैसे ही घटेगा ये एफसी बन जाएगा। तो एमपी टू एफसी, एमपी से एफसी कन्वर्ट करने के लिए व्हाट एवर वैल्यू ये एनडीपी। अब आप देखो यहाँ पर एनएनपी भी हो सकता है, एनएनपी में बताऊंगा एनएनपी क्या है, बात बताऊंगा धीरे धीरे। एनएनपी मान लो मेरा एफसी है, हमको चाहिए एनएनपी एमपी, और एनआईटी दिया हुआ है, मान लो हमको एनआईटी, हमको क्या चाहिए, दोनों कंपोनेंट दिया हुआ है, हमको चाहिए एनएनपी एमपी चाहिए। तो एनएनपी एमपी के लिए क्या करेंगे, एनएनपी एफसी लेंगे हम लोग, एनएनपी एफसी, एनएनपी एफसी, इसमें हम प्लस कर देंगे एनआईटी, एनआईटी। तो देखो एनएनपी तो रह ही जाएगा एज इट इज यहाँ पे, ये जो एफसी है जैसे ही मैंने एनआईटी जोड़ा इट कन्वर्ट्स इनटू एमपी। तो एमपी से एफसी और एफसी यानी मार्केट प्राइस से बदलने के लिए फैक्टर कॉस्ट में, और फैक्टर कॉस्ट से अब कहीं जोड़ना पड़ेगा कहीं घटाना पड़ेगा। अगर एफसी में वैल्यू दिया हुआ है तो एनआईटी जोड़ेंगे तो एमपी बन जाएगा, अगर एमपी में वैल्यू दिया हुआ है एनआईटी घटाएंगे, उसमें एमपी में वैल्यू है तो एनआईटी जब भी होगा घटेगा। एमपी वैल्यू दिया हुआ है, जीडीपी एमपी है, एनएनपी एमपी है, एनडीपी एमपी है, कुछ भी है, तो एनआईटी उसमें माइनस होगा, ये बन जाएगा एनआईटी एनएनपी एफसी या जीडीपी एफसी, कुछ भी। एमपी कन्वर्ट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एनआईटी इट कन्वर्ट्स इनटू एफसी। तो आप समझ गए होंगे कि एमपी से एफसी और एफसी से एमपी कन्वर्ट करने के लिए एनआईटी का यूज होता है। अब देखो एमपी से अगर एफसी करोगे तो इसमें माइनस होगा एनआईटी, यहां पर ऐसे आप लिख लो। इस केस में अगर कोई वैल्यू जीडीपी एमपी है, एनडीपी एमपी है, व्हाटएवर वी हैव, अगर एमपी है माइनस एनआईटी करते हो तो वो वैल्यू एनडीपी एमपी बन जाएगा, एफसी बन जाएगा, या जीडीपी एफसी में कन्वर्ट होगा। फिर अगर एफसी टू एमपी बनाएंगे तो यहां पे प्लस हो जाएगा एनआईटी, एनआईटी यहां पे हम लोग प्लस करेंगे तो ये वैल्यू जो भी वैल्यू है जीडीपी एमपी है सॉरी जीडीपी एफसी है उसमें हम एमपी जोड़ रहे हैं तो वो कन्वर्ट होकर के बन जाएगा मेरा जीडीपी एमपी। ये आप समझ गए होंगे, मैं और क्लियर हो जाएगा जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। तो फिर दूसरा चीज आता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या है उसको ध्यान से सुनो आप लोग। डिप्रिसिएशन में डिप्रिसिएशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ग्रॉस टू नेट। अब मान लो कि हम जीडीपी लेते हैं, अभी मैंने बताया तुरंत जीडीपी हम एमपी लेते हैं मार्केट प्राइस पे, अभी बताया था आप लोगों को। तो जीडीपी एमपी में मान लो जैसे ही हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो ये बदल जाता है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये बदल के बन जाएगा नेट एनडीपी एमपी। ध्यान देना, जैसे एनडीपी इक्वल टू क्या हो गया, इसको लिख दो आप जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन, शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो जीडीपी एमपी में जैसे माइनस किया डिप्रिसिएशन सारा चीज वही रहेगा, लेकिन ये तो जीएन बन गया, ये बन गया अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब बन गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सारा चीज वही है, डीपीएमपी है यहाँ पे डीपीएमपी, ये जी चेंज हो गया, ग्रॉस कन्वर्ट इनटू नेट। तो डिप्रिसिएशन। और देखो दूसरा चीज, मान लो एनएनपी है हमारे पास, एनएनपी है, एनएनपी एमपी मान लो है मेरा, और हमारे पास डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन इज गिवन, डिप्रिसिएशन हमको चाहिए जीएनपी, जीएनपी तो जीएनपी एमपी, तो एनएनपी एमपी लेंगे हम लोग, एनएनपी एमपी सॉरी प्लस इसमें डिप्रिसिएशन कर दो आप, डिप्रिसिएशन। तो एनएनपी में जैसे डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो दिस जी एन कन्वर्ट इनटू जीएनपी। तो अब देखो ये एनएनपी जो है जैसे डिप्रिसिएशन जोड़ा इसमें ये जीएनपी बदल गया। तो आप लिखो इसको, लिखो अच्छा से आप लोग, डिप्रिसिएशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, gross value to net value and from net value to gross value. I am writing here depreciation is used
टू कन्वर्ट ग्रॉस वैल्यू टू नेट वैल्यू और नेट वैल्यू टू ग्रॉस वैल्यू। अब थोड़ा यहां ध्यान देना, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में तो डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होगा। मान लो देखो जीडीपी एमपी है और यू वांट एनडीपी एनडीपी एमपी चाहते हो, एनडीपी एमपी, जीडीपी एमपी दिया हुआ है, यू वांट एनडीपी नेट चाह रहे हो, नेट वैल्यू। तो क्या होगा इस जीडीपी एमपी में जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे। तो जैसे डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे ये जी कन्वर्ट होकर के एनडीपी बन गया, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहां बन गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब देखो अगर आपको मान लो कि एनडीपी है मेरे पास, हमको जीडीपी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये जीडीपी चाहिए हमको, जीडीपी वैल्यू जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एनडीपी एमपी प्लस डिप्रिसिएशन, ये नेट वैल्यू है। द मोमेंट वी ऐड डिप्रिसिएशन इट कन्वर्ट इनटू जीडीपी, जीडीपी बदल गया ये। तो डिप्रिसिएशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ग्रॉस वैल्यू टू नेट वैल्यू और नेट वैल्यू टू ग्रॉस वैल्यू। अब हम जब ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू बदलेंगे तो डिप्रिसिएशन का सब्ट्रैक्शन होगा, डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रॉस से नेट वैल्यू बनाने के लिए, और नेट से जब हम ग्रॉस बनाएंगे तो डिप्रिसिएशन को हम प्लस करेंगे, डिप्रिसिएशन का एडिशन होगा। यह और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। कल के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग कल का वीडियो देखिए, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मैं ये कल बता दूंगा अच्छी तरह से आपको, कल मैं यही सवाल बताऊंगा जिसमें कि ये डाटा दिया हुआ है और हमको कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी, जीएनपीएफसी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, जीडीपीएफसी और सारे न्यूमेरिकल, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल हम कल से बनाएंगे। आप लोग दूसरा वीडियो देखिए, बहुत लंबी हो गई होगी शायद। ओके।